नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में हम लोग फंडामेंटल राइट्स की चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली बार आर्टिकल नंबर 19 को पूरे डिटेल में कवर किया था, जहां हमने 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार को समझा था और सारे अधिकार में कुछ रेस्ट्रिक्शंस जहां पर राज्य कुछ प्रतिबंध लगा सकता है उसे हमने जाना था। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 20, 21 और 22 की चर्चा करने जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, दोष सिद्धि, इससे जुड़ा हुआ यह मूल अधिकार। सेकंड, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल नंबर 22। आइए आज इन 3 आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 20। दोस्तों, इट्स अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कोई भी अपराध के लिए जो दोष सिद्धि होती है उससे यह हमें एक मूल अधिकार दिया गया है, कुछ अधिकार कि हमें खुद की गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मुख्य बात कि यह सभी को उपलब्ध है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी। दिस अप्लाइज टू ऑल द इंडिविजुअल्स वेदर इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स। इसमें 3 मुख्य बातों की चर्चा की गई है। नंबर 1, अबाउट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, नंबर 2, डबल जियोपार्डी एंड नंबर 3, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आइए हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये कहता है रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि पूर्व में किए गए किसी अपराध के लिए अगर कोई आज नया कानून बनता है तो उसकी सजा वापस फिर से नहीं दी जा सकती। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। यानी जब वह अपराध किया गया हो उस वक्त अगर जो कानून है उसके अनुसार ही सजा दी जा सकती है। इसके अलावा यदि बाद में कानून बने तो पूर्व में किए गए अपराधों की सजा उसके अनुसार नहीं दी जा सकती। ऑल्सो नो पर्सन कैन बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। विधि यानी कानून के द्वारा बताए गए सजा से ज्यादा दंड नहीं दिया जा सकता। यानी रेट्रोस्पेक्टिवली एक्शंस बिल्कुल मना है। एक बार फिर से यह कहता है कि जो भी अपराध किया गया उस वक्त कानून के हिसाब से जो सजा है वही मिलेगी, उससे ज्यादा सजा नहीं मिल सकती। दूसरा, पूर्व में किए गए अपराध के लिए यदि कोई आज कानून बनता है तो उसे पूर्व में किए गए अपराध के लिए आज सजा नहीं दी जा सकती। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज एंड नॉट ऑन द सिविल और टैक्स लॉज। यह आपराधिक मामलों में ही अप्लाइड है और लागू होता है। दिस कैन नॉट बी क्लेम्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो हम आगे समझेंगे उस केस में भी यह क्लेम नहीं किया जा सकता है। दूसरा, नो डबल जियोपार्डी। एक बार के किए गए अपराध के लिए एक से बार बार सजा, दोबारा सजा, यानी कि 2 बार एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा यानी 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। बट हियर ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, यह केवल कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर अवेलेबल है। क्रिमिनल केसेस जो कोर्ट में चलते, यह डिपार्टमेंटल विभागीय प्रशासनिक कार्यों में यह नहीं मिलता। यह केवल कोर्ट ऑफ लॉ में आने वाले मामलों पे एप्लीकेबल है। And the third one, no self incrimination.
नो पर्सन कैन बी एक्यूज्ड और कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। खुद का गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार, अपने को सही साबित करने का अधिकार है। बट ध्यान रखें, कुछ मुद्दे जैसे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्शन, अंगूठे का निशान, खून सैंपल, यह सब यहां लागू नहीं होते, वह आपको देने होंगे। यह कहां लागू नहीं होता? विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, गिविंग थंब इंप्रेशंस और ब्लड सैंपल्स और एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी। अदरवाइज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको खुद की गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। Here also it extends only to criminal proceedings and not to civil proceedings. Now article number 21, right to life and liberty, जो भारतीय नागरिक या विदेशी दोनों को ही उपलब्ध है, मिलते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, क्योंकि इसमें काफी डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन बाद में किया और कई क्लॉजेस जोड़े गए। According to it, no person shall be deprived of his life or liberty except according to procedure established by law. यानी अगर लॉ जो कहता है और लॉ के प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। It does not look whether law is fair or not. बस it only checks that law has been followed procedurally. It has been borrowed from British tradition. तो ध्यान रखें, तीन मुख्य बातें: प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सेकंड ब्रिटिश संविधान से लिया गया, एंड थर्ड इट जस्ट चेक्स आउट कि लॉ इज प्रोसीजरली करेक्ट, इट डज नॉट लुक इनटू वेदर लॉ इज फेयर और नॉट। महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट एक केस, ए गोपालन केस 1950। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में जो लाइफ एंड लिबर्टी का मूल अधिकार दिया गया है, यह केवल कार्यपालिका और सरकारी एक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस वहां अप्लाई होता है, बट नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शंस। दैट मीन्स यह कानून बातों, विधियों पर अप्लाई नहीं होता, यह केवल एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, मनमाने या गलत, वहां अप्लाई होता है। स्टेट कैन डिप्राइव द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी बेस्ड ऑन लॉ। कानून के अनुसार और कानून से अगर वह सही है तो राज्य लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार छीन सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। Validity of law that has prescribed a procedure cannot be questioned that it is reasonable, unreasonable, unfair or unjust. कानून गलत है, सही नहीं है, उचित नहीं है, यह यहां नहीं देखा जाएगा। कानून का पालन किया जा रहा है, इतना ही देखा जाएगा। It's enough if procedure was followed. Courts do not look into reasons of the procedure. प्रोसीजर पालन किया जा रहा है, कानून का पालन किया जा रहा है, दैट मच इज एनफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून सही है, गलत है, अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है, दैट इज नॉट एन मैटर बिकॉज इट्स आर्टिकल 21 डज नॉट कवर्स लेजिस्लेटिव एक्शंस। यहां पर एके गोपालन केस में कोर्ट ने कहा कि लॉ यानी कानून सही, गलत, अनजस्टिफाइड भी है, वह मुद्दा नहीं है, केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया गया है, देन इट इज गुड। सो स्टेट कैन डिप्राइव द राइट इफ लॉ इज बीइंग फॉलोड। बट अनदर इंपॉर्टेंट मेनका गांधी केस 1978, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को पलटा और कहा
कि लॉ का भी रीजनेबल, फेयर और जस्ट होना आवश्यक है। लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। यहां एक नया कॉन्सेप्ट जो कि अमेरिका से लिया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एग्जिस्टेंस में आया। दैट every angle of the law should also be seen, that it should be fair. If it is not, then it is liable to be struck down, even if procedure is being followed. यदि कानून का पालन किया भी जा रहा है लेकिन कानून ही फेयर नहीं है, तो यह देखा जाएगा और आर्टिकल 21 प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसे ऐसे समझे कि जैसे किसी की हत्या करने पर सजा होती है, मान लीजिए 10 वर्ष की सजा, और कभी आत्मरक्षा में चूक से किसी की हत्या हो जाती है, तो यह प्रोसीजर और प्रोसेस भी देखा जाएगा कि किस इरादा क्या था और कैसे हुआ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहता है कि नहीं, हत्या हुई है और 10 वर्ष की सजा है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि हर एक पहलू से इस बात को देखा जाना चाहिए और उसके बाद निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन बचाने का अधिकार सबको है। It should be available not only against executive actions but also against arbitrary legislative actions. यानी अनमाने, अनफेयर कानून भी अगर बने हैं, उसके अगेंस्ट भी आर्टिकल 21 मिलना चाहिए, क्योंकि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिर्फ जीना ही नहीं, एक अच्छे तरीके से जीने का अधिकार सभी को है। इसलिए 19 और 21 आर्टिकल, इनको एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट ना माना जाए। कोर्ट रिव्यू कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है किसी भी कानून की वैधता को, रीजनलेबल को और फेयरनेस को। इसलिए 1978 से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दोनों ही फॉलो किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में बहुत सारे चीजों को आर्टिकल 21 के अंदर कवर किया, जैसे राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, पर्यावरण, लाइवलीहुड, प्राइवेसी, हेल्थ, एजुकेशन, लीगल एड्स, इंफॉर्मेशन, रेपुटेशन, स्लीप, अपॉर्चुनिटी, प्राइवेसी। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे राइट टू प्राइवेसी, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन, इन मुद्दों को हम अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मूल अधिकार हमने समझा है कि आर्टिकल 21 क्या था। There is one important article जो बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए जिनकी उम्र 6 से 14 साल की है। For all children of the age 6 to 14 years, free and compulsory education should be provided. यह मूल अधिकार एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के लिए है, न कि उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षाओं के लिए। और यह 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संशोधन अधिनियम 2002, आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन। जब ये क्लॉज जोड़ा गया दोस्तों, तो संविधान के दो मुख्य आर्टिकल्स पर भी प्रभाव पड़ा। पहला, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल नंबर 45, जो इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ था, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया और अब वो कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 इयर्स। दूसरा, एक नई फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में आई, which is also with respect to opportunity of education। तो किन दो जगह बदलाव हुए, आर्टिकल नंबर 45 और फंडामेंटल ड्यूटी 51A, इन दो जगह पर भी बदलाव हुए। यहां तक कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी एजुकेशन को अधिकार को एक मूल अधिकार के तौर पर पहचान भी दी अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ में। और इसी मुद्दे को लागू करने के लिए राइट टू ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
आरटीई एक्ट 2009 में लाया गया। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी के विरुद्ध। इसमें दो मुख्य बातें, दो तरह की होती है डिटेंशन। फर्स्ट वन इज प्यूनिटिव, ऑर्डिनरी केसेस ऑफ लॉ, अपराध, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। आइए देखते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन, आपराधिक मामले, यहां पर अधिकार दिए गए हैं कि आपको गिरफ्तारी की स्थिति और कारण बताना आवश्यक है। आपको अधिकार है कि आप खुद का बचाव करें, अपने लिए एक उचित अधिवक्ता, लीगल प्रैक्टिशनर नियुक्त करें। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाए और 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाए यदि मजिस्ट्रेट ने और अगली रिमांड या सजा नहीं दी हो। तो प्यूनिटिव डिटेंशन से आपको अधिकार दिया गया है कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाने का, पूछने का अधिकार है, जानने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश होना, कंसल्टिंग द लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड ऑल्सो रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स, अगर मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन ना करे। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में ये हमें अधिकार दिए गए हैं। ध्यान रखें, प्रिवेंटिव डिटेंशन या एनिमी एलियन को ये नहीं मिलता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट के अगर आप अरेस्ट होते हैं वहां ये अप्लाई नहीं होता। अगर कोर्ट ऑर्डर ही आपको अरेस्ट करने का है या फेलियर टू पे इनकम टैक्स जैसे सिविल मैटर्स है, वहां ये अप्लाई नहीं होगा। इट अप्लाइज टू द एक्ट ऑफ क्राइम्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि सिटीजन्स और एलियंस दोनों को मिलता है। कभी कभी दोस्तों सरकार प्रिकॉशन में, सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए पहले ही अरेस्ट कर लेती है। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे खतरा महसूस होता है, किसी व्यक्ति से सुरक्षा और शांति भंग हो सकती है, कानून बिगड़ सकता है, सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है या दंगे हो सकते हैं, तो उस व्यक्ति को सुरक्षा पहलू से पहले से ही अरेस्ट किया जाता है। यहां अधिकार है कि डिटेंशन शुड नॉट एक्सीड 3 महीने से ज्यादा वो नहीं बढ़ाई जा सकती अनलेस एडवाइजरी बॉडी जो होते हैं वो सफिशिएंट रीजन दें। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन भी बताना आवश्यक है, बस यदि अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो तो नहीं बताई जाएगी। और डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 22 पार्लियामेंट को यह भी कहता है कि आप वैसे सर्कमस्टेंसेस को आपको बताना और क्लियर करना होगा जहां 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने अप्लाई कर रहे हैं या करते हैं, और एडवाइजरी बोर्ड जो भी होती है क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, ये बातें आपको भी बतानी होंगी। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में ग्राउंड्स का बताना, 3 महीने से ज्यादा नहीं रखना और रिप्रेजेंटेशन का अपॉर्चुनिटी देना, यह 3 बातें की गई है। दोस्तों 44वें अमेंडमेंट से 3 से 2 महीने इसे किया गया था, लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, तो यह अभी भी 3 महीने ही चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात, इससे जुड़े हुए संविधान ने राज्य और पार्लियामेंट दोनों को ही शक्तियां दी हैं, डिपेंड्स ऑन द मैटर्स, जैसे फॉरेन रिलेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस। ये सेंटर प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए रूल्स बना सकता है, वही लॉ एंड ऑर्डर्स, पीस ऑफ द स्टेट, इसके लिए स्टेट्स नियम बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री में बनाए गए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, वो जैसे वन ऑफ देम इज मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो वापस लिया जा चुका है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, एंड यूएपीए, जिसमें कई संशोधन किए गए हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो दोस्तों आज हमने समझा आर्टिकल नंबर 19 से 22। आशा करता हूं आपको ये काफी अच्छे समझ आया होगा। आप अपने नोट्स बनाएं, कंफ्यूजन और डाउट्स बिल्कुल हमसे पूछें और कभी भी हमारे साथ आप कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।